भारत की संसद में एक ऐसे बदलाव की आहट है जो देश की राजनीति की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 850। ये लोकसभा में सीटों की वो नई संख्या है जिसका प्रस्ताव है। अभी कितनी है? 543। मतलब ये एक बहुत बड़ा उछाल है, और इसी उछाल में छिपा है पूरा का पूरा विवाद। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीटों का ये फेरबदल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पावर बैलेंस को, मतलब शक्ति के संतुलन को, आखिर कैसे बदल सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम उस कानूनी पैकेज को देखेंगे जिसके जरिए ये बदलाव लाया जा रहा है। फिर सरकार का पक्ष क्या है और दक्षिणी राज्यों की चिंताएं क्या हैं, दोनों को जानेंगे। आंकड़ों से देखेंगे कि देश का पॉलिटिकल मैप कैसे बदल सकता है, और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कानूनी औजारों की जिनका इस्तेमाल इस बहुत बड़े बदलाव की नींव रखने के लिए किया जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक शब्द बार बार आएगा, परिसीमन। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये चुनावी इलाकों का नक्शा फिर से बनाने की प्रक्रिया है। जैसे स्कूल में हर क्लास में बराबर बच्चे रखने के लिए क्लासरूम की दीवारें तय होती हैं, ठीक वैसे ही परिसीमन ये पक्का करता है कि हर सांसद लगभग बराबर आबादी की नुमाइंदगी करे। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। पता है, भारत में पिछले 50 सालों से, मतलब 1971 से, लोकसभा सीटों की संख्या एक तरह से फ्रीज है, जमी हुई है। राज्यों की सीटें 1971 की जनगणना पर टिकी हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो राज्य परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन अब ये रोक खत्म होने वाली है। अच्छा, तो इस बदलाव को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? सरकार 3 कदम उठा रही है। पहला, संविधान में संशोधन करके लोकसभा की सीटें बढ़ाने का रास्ता साफ करना। दूसरा, एक नया परिसीमन आयोग बनाना जो 2011 की जनगणना के आधार पर देश का चुनावी नक्शा फिर से तैयार करेगा। और तीसरा, इन बदलावों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू करना। चलिए अब सिक्के का एक पहलू देखते हैं। सरकार का क्या तर्क है इसके पीछे, वो इसे क्यों जरूरी मानती है? देखिए, सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो एक तरह का भरोसा है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। सदन का आकार ही इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि हर राज्य की मौजूदा सीटें बनी रहें या उनमें बढ़ोतरी ही हो। इस पूरे तर्क के दिल में लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के हर नागरिक के वोट की ताकत बराबर होनी चाहिए। तो असल मकसद क्या है? लक्ष्य है उस लोकतांत्रिक असंतुलन को ठीक करना जो सालों से बना हुआ है। आज की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश का एक सांसद केरल के एक सांसद के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों की आवाज है। ये सुधार पिछले 50 साल में बदली आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व को अपडेट करेगा। और हाँ, एक और बड़ी वजह है, ये महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून को लागू करने के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव में होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। दक्षिणी राज्य इस प्रस्ताव को लेकर बहुत चिंतित हैं, और उनका एक सीधा सवाल है, क्या उन्हें अपनी प्रगति की सजा दी जा रही है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की ये चेतावनी दक्षिणी राज्यों की चिंता को बिल्कुल साफ कर देती है। उनका कहना है कि अगर संसद में दक्षिणी आवाज का वजन कम हुआ तो ये देश के संघीय ढांचे पर हमला होगा और इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। तो आखिर ये पूरा विवाद है किस बारे में? इसकी जड़ भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच पिछले 50 सालों में आए एक बड़े फर्क में है। दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन को बहुत कामयाबी से अपनाया, जिससे उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी रही। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों में आबादी काफी तेजी से बढ़ी। तो डर किस बात का है? दक्षिणी राज्यों को लगता है कि आबादी कंट्रोल करने की राष्ट्रीय नीति पर अच्छी तरह अमल करने के लिए उन्हें एक तरह से सजा दी जा रही है। उनका तर्क है कि अगर सिर्फ आबादी ही सीटों का आधार बनी तो संसद में उनकी ताकत का प्रतिशत घट जाएगा। इससे देश का संघीय ढांचा, जहां हर राज्य बराबर का पार्टनर है, वो कमजोर होगा। और एक डर बहुमत की तानाशाही का भी है, जहां कुछ ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्य मिलकर पूरे देश की नीतियां तय करने लगें। चलिए अब इन तर्कों और चिंताओं को जरा आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि अक्सर असली कहानी तो नंबर ही बताते हैं। ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि अगर लोकसभा की सीटें 543 ही रहती तो क्या होता।
2011 की आबादी के हिसाब से तमिलनाडु को 7 और केरल को 5 सीटों का सीधा नुकसान होता। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें बढ़ जाती। ये आंकड़े दक्षिणी राज्यों के डर को सही ठहराते हैं। लेकिन सरकार का प्रस्ताव ये नहीं है। प्रस्ताव है सीटों को बढ़ाने का, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस प्रस्ताव के मुताबिक तमिलनाडु को 9 और केरल को 2 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। किसी की सीटें घटेंगी नहीं, लेकिन असली खेल प्रतिशत का है। कुल सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों का शेयर घट जाएगा। मतलब सीटें बढ़ने के बावजूद संसद में उनकी आवाज का वजन पहले से कम हो जाएगा। ये चार्ट उसी पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। भले ही किसी राज्य की सीट कम ना हो, लेकिन राजनीतिक शक्ति का पल्ला साफ तौर पर ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों की तरफ झुकता दिख रहा है। तो सवाल फिर वही है, आगे क्या? इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज एक बहुत बड़े संवैधानिक दोराहे पे खड़ा है। इस कानून को पास कराना आसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी चाहिए होगी, जो एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कुछ बीच के रास्तों पर भी बात हो रही है, जैसे कि एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए, जहां सीटें सिर्फ आबादी पर नहीं बल्कि राज्य का क्षेत्रफल, विकास और दूसरे फैक्टर्स को देकर भी तय हों। एक और सुझाव राज्यसभा को और ताकतवर बनाने का है, ताकि राज्यों की आवाज को ज्यादा वजन मिल सके। तो आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ है हर वोट को बराबर मूल्य देने का लोकतांत्रिक सिद्धांत, और दूसरी तरफ है देश के संघीय संतुलन को बनाए रखने की चुनौती। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इन दोनों के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत का आने वाला कल तय करेगा।